अल्लाह ताला के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है, लेक्चर नंबर 20 का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ तालिबात, मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज मौज़ूए गुफ्तगू क्या होगा? अज़ीज़ तलबा, आज हम सॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे फ्लॉकुलेटर पे। एक प्रॉब्लम ज़रा मुख्तसर और एक प्रॉब्लम तवील, जिसमें कोशिश की गई है कि तमाम वो एस्पेक्ट्स कवर कर लिए जाएं जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में जाके फेस करने पड़ेंगे। इस तवील सॉल्व प्रॉब्लम के बाद कुछ गुफ्तगू रैपिड मिक्स यूनिट या फ्लैश मिक्स यूनिट्स पे होगी। उसकी एक दो फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आखिर में दो मुख्तसर वीडियोस, बैफल्ड फ्लॉकुलेटर की दो मुख्तसर वीडियोस, 2 या 2.5 मिनट की वीडियो होगी और मैं उस पर ब्रीफ कमेंट्री करूंगा। ये है आज के लेक्चर का मौजू, उन्वान या टॉपिक्स। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 20 की तरफ बगैर वक्त ज़ाया किए। अज़ीज़ तलबा, प्रॉब्लम नंबर 5 ये पैडल फ्लॉकुलेटर्स के ऊपर है। ये वो मुख्तसर प्रॉब्लम है जिसका मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और इस प्रॉब्लम के दौरान एक गलती जो मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ उसका जिक्र मैं करूँगा और उसको करेक्ट करूँगा। आपने उसको नोट कर लेना है, आपने उसको याद रखना है। चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। डिज़ाइन ए पैडल फ्लॉकुलेटर टू ट्रीट 76,000 cubic meter of water. Dimensions of flocculator are fixed. वो क्या डायमेंशंस हैं? 30 meters long, 12.5 meters wide and 5.5 meters deep. Usually calculated by fixing a suitable detention time in the flocculator. डायमेंशंस कैसे फिक्स की जाती हैं? डायमेंशंस आप डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर जो भी आपको रेंज दी गई है डिटेंशन टाइम की फ्लॉकुलेटर की, उससे कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। ये फर्स्ट चॉइस हो सकती है, या फिर दूसरी चॉइस क्या होगी कि आप जार टेस्ट परफॉर्म करते हैं और वहाँ से ऑप्टिमम फ्लॉकुलेशन टाइम को डिटरमिन करते हैं और वो टाइम फिर आप एक्चुअल फील्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। ये दो तरीके होते हैं। इट इज़ इक्विप्ड विद 12 मीटर लॉन्ग एंड 0.15 मीटर वाइड पैडल्स। अब ये जो फ्लॉकुलेटर है इसमें पैडल्स लगे हुए हैं। पैडल्स की डायमेंशन आपको दे दी गई है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर। मूव्ड बाय 4 हॉरिजॉन्टल शैफ्ट्स। अभी थोड़ी देर में जब फिगर आएगी तो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। विच रोटेट एट ए स्पीड ऑफ 2.5 RPM। ये भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर दे दिया गया है कि वो 2.5 रेवोल्यूशन पर मिनट पे वो पैडल रोटेट कर रहे हैं। 2 pedals are mounted on each shaft. हर shaft पे 2 pedals लगे हुए हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रही, आपको भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब मैं आपके सामने फिगर लेकर आऊँगा। One opposite to other and center line of pedal is 2 meter from the shaft. ये भी मैं फिगर से एक्सप्लेन करूँगा। If the drag coefficient is 1.8, ये ड्रैग कोएफिशिएंट मैं पहले भी जिस तरह पिछले लेक्चर में गुजारिश कर चुका हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है और इसकी वैल्यूज़ लिटरेचर के अंदर गिवन होती हैं और आप इसको एज सच अडॉप्ट कर लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम में क्या चीज़ डिटरमिन करनी है? नंबर 1, पावर इनपुट। पावर इनपुट क्या
होगी इस फ्लोकुलेटर के लिए। नंबर 2, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा जब आप उन पेडल्स को जिनकी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर दे दी गई है 2.5 आरपीएम पे रोटेट करेंगे तो उससे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या जनरेट होगा। और नंबर 3, डिटेंशन टाइम, इसका डिटेंशन टाइम क्या है। डायमेंशंस तो फिक्स कर दी गई हैं, आपको डिटेंशन टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं बताया गया, ये आप डिटरमिन करेंगे। वैल्यू जो है एब्सोल्यूट या डायनामिक विस्कोसिटी की वो भी आपको दे दी गई है। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो ये फिगर आप पहले भी देख चुके हैं। बताया गया है कि एक हॉरिजॉन्टल शैफ्ट है, हम इस वक्त प्लान देख रहे हैं, टॉप से उस फ्लोकुलेटर को देख रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल शैफ्ट हमें नज़र आ रही है, इस शैफ्ट पे 2 पेडल्स लगे हुए हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। इन पेडल्स की डायमेंशन दे दी गई है और इस तरह की 4 हॉरिजॉन्टल शैफ्ट्स 1 2 3 4 ये भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दिया गया है कि 4 शैफ्ट्स हैं, हर शैफ्ट पे 2 पेडल लगे हुए हैं। शैफ्ट से पैडल के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर, ये भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दिया गया है। ये एक दूसरा व्यू है जो पहले भी हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये पैडल आपको इस तरह नज़र आएंगे जब आप सेक्शन ए काटेंगे। एक पैडल इस साइड पे शैफ्ट के, एक पैडल इस साइड पे और ये दरमियान में शैफ्ट। डेप्थ, लेंथ और विड्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दी गई है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले पेडल की जो टिप स्पीड है वो बराबर है 2 पाई आर इंटू एन। 2 पाई आर क्या है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किस चीज का? शैफ्ट का जो सेंटर है और जो पेडल का सेंटर है वो 2 मीटर दिया गया है। तो ये जो सरकमफ्रेंस है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आइदर 2 पाई आर से कैलकुलेट कर सकते हैं या पाई डी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला पेडल की टिप स्पीड के लिए है। जब 2 पाई आर को हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, और n क्या है? रोटेशनल स्पीड ऑफ द पेडल जो आरपीएम में दी गई है, तो हमें पेडल की टिप वेलोसिटी मालूम हो जाती है। वेयर n it is equal to distance of pedal from center of shaft, it is in meters। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इसकी वैल्यू दे दी गई है, वो क्या है? 2 मीटर्स। आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, पैडल की रोटेशनल स्पीड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दी गई है, वो क्या है? 2.5 रेवोल्यूशन पर मिनट। पैडल की टिप वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। हमें 2 इज कांस्टेंट, पाई की वैल्यू मालूम है, r इज 2 मीटर, n हमें दिया गया है। वी प्लग इन द वैल्यूज इन दिस फार्मूला एंड वी डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि ये रेवोल्यूशन पर मिनट है, मिनट को हमने सेकंड में चेंज करना है, तो हम 60 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट दी पैडल टिप स्पीड और वेलोसिटी इक्वल टू 0.52 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा पहला स्टेप। उसके बाद A, इट इज द एरिया ऑफ पैडल ऑन वन शैफ्ट। पिछले लेक्चर में मुझसे ये गलती हुई कि मैंने A को कहा कि ये एरिया ऑफ ऑल दी पैडल्स है, चारों शैफ्ट्स के जो पैडल हैं उनके एरिया को मिला के जो एरिया बनता है वो A लिया जाता है। ऐसा नहीं है, मैं अपनी इस गलती को दुरुस्त करना चाहता हूँ। ये एक शैफ्ट पे माउंट हुए हुए पैडल का एरिया है, इसको प्लीज़ दुरुस्त कर लें। अब
एक पैडल की डायमेंशंस क्या हैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दी गई हैं, 12 मीटर बाय 0.15 मीटर। ये एक पैडल है और ये इसका एरिया है। क्योंकि एक शेफ्ट पे 2 पैडल हैं लिहाजा हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। एरिया इट इज इक्वल टू 3.6 मीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ द पैडल ऑन वन शेफ्ट। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स चेक पैडल एरिया अगेंस्ट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में भी कुछ बताया गया है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि पैडल फ्लोकुलेटर्स के लिए ये कहा गया है कि पैडल का जो एरिया है एक शेफ्ट पे वो 10% से लेके 25% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लोकुलेटर या स्लो मिक्सर होना चाहिए। तो आए हम देखते हैं कि क्या हमारा जो एरिया है वो उस क्राइटेरिया के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। वो क्राइटेरिया के अंदर लाई करना चाहिए। जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में एक फ्लोकुलेटर को या स्लो मिक्स यूनिट को डिज़ाइन करेंगे तो साथ साथ आपने चेक करते रहना है, यू शुड रिमेन विद इन द क्राइटेरिया, अदरवाइज आपका डिज़ाइन ठीक नहीं होगा, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम और रिक्वायर्ड एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। आए अब हम देखें कि क्या हमने जो पैडल्स प्रोवाइड किए हैं और उनका एक शेफ्ट के ऊपर जो पैडल्स प्रोवाइड किए गए हैं उनका एरिया इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको ज़रा चेक करें। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लोकुलेटर, ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, 12 मीटर इसकी विड्थ है और 5.5 मीटर डेप्थ है। ये 66 मीटर स्क्वायर के बराबर है। परसेंटेज ऑफ पैडल एरिया, पैडल जो एक शेफ्ट पे हैं उनका एरिया अभी हमने कैलकुलेट किया है 3.6 मीटर स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करेंगे 66 से। क्रॉस सेक्शनल वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेसन और द फ्लोकुलेटर मल्टीप्लाइड बाय 100, जवाब है 5.4%। अब देखें ये जो जवाब आया है ये उस रेंज के अंदर यानी 10 से लेके 25% के अंदर लाई नहीं कर रहा है। इसका हल क्या है? इसके 2 हल हैं। इसका हल ये है कि दोनों तरफ एक एक पैडल और ऐड कर दिया जाए। अगर दोनों तरफ एक एक पैडल और ऐड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, एरिया डबल हो जाएगा। और जब आप 5.4 को डबल करेंगे तो वो 10.8% ऑफ द वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा और इस रेंज के अंदर आ जाएगा। हमें इस रेंज के अंदर रहना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्लोकुलेटर परफॉर्मेंस वो दे जो हम चाह रहे हैं, जो उसकी डेजिग्नेटेड है, तो फिर हमें डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर रहना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल लैंड इनटू ए प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। इसको मैं यहां पे छोड़ने लगा हूं, ये मैंने जानबूझ के कम रखा है ताकि आपके सामने इस तरह की एक एग्जांपल आए। इस प्रॉब्लम को मैं कंटिन्यू करूंगा, एरिया को चेंज नहीं करूंगा और हम आगे चलते रहेंगे, लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन पता चल गया है। आगे चलते हैं। पैडल रिलेटिव वेलोसिटी वीआर, ऑब्वियसली ये भी फिक्स्ड है 0.75 या 75% ऑफ द टिप वेलोसिटी। टिप वेलोसिटी हम ऊपर निकाल चुके हैं, मैं दोबारा ऊपर जाता हूं ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं। ये देखें, पैडल टिप वेलोसिटी 0.52 मीटर पर सेकेंड, लिहाजा रिलेटिव वेलोसिटी इट इज़ 75% ऑफ द टिप वेलोसिटी। 75% कहाँ से? ये लिटरेचर से, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन।
एक्सपेरिमेंटेशन करके देखा गया कि ये वेलोसिटी 75% से लेके 85% तक वेरी करती है। ये वैल्यूज़ फिक्स हैं, इनको आपने ऐसे ही अडॉप्ट कर लेना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। जवाब है पैडल की रिलेटिव वेलोसिटी इट इज़ इक्वल टू 0.39 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक पहुँच के अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम पैडल फ्लोकुलेटर का जो एक्सप्रेशन है उसको इस्तेमाल करें। ये एक्सप्रेशन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। CD it is given in the problem statement 1.8 drag coefficient, area of pedal on one shaft we have just calculated 3.6 meter square, rho is the mass density of water which is 1000 kilogram per cubic meter, and relative velocity which we have just calculated 0.39 raised to the power 3 divided by 2. Answer is 79.2 watts or 0.079 kilowatts. Now we can determine the volume. कैसे वॉल्यूम हम डिटरमिन कर सकते हैं? हमें लेंथ भी दी हुई है, विड्थ भी दी हुई है, डेप्थ भी दी हुई है। जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई देम एंड वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द फ्लोकुलेटर। Volume 2062.5 cubic meter. Now again we are using another relationship that we have already studied in the previous lecture. G it is equal to P, which is the power, mu is the absolute viscosity, and V is the volume of the flocculator hole under the root. Just by plugging in the values we can get the G value. हमने इसको भी निकालना था प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक, पावर इनपुट को भी डिटरमिन करना था और G वैल्यू को भी डिटरमिन करना था। G वैल्यू इज 5.4 पर सेकेंड। आपका क्या ख्याल है कि ये ठीक है? कैसे पता चलेगा? हम इसको डिज़ाइन क्राइटेरिया से क्विकली ज़रा कंपेयर कर लेते हैं कि डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर फ्लोकुलेटर में क्या वैल्यू होनी चाहिए या किस रेंज के अंदर उसको लाई करना चाहिए ताकि हमें बेहतर फ्लोकुलेशन मिल सके। हम पेज नंबर 14 पे क्विकली जाते हैं। आपके सामने डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर फ्लोकुलेटर। वेलोसिटी ग्रेडियंट इस रेंज के अंदर होना चाहिए 10 से लेके 100 तक, और जो टिपिकली रेंज जिसमें मोस्टली लाई करना चाहिए वो 25 से लेके 65 तक है। मेरा सवाल ये है कि क्या हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट फ्लोकुलेटर का इस रेंज में लाई कर रहा है? जवाब है नहीं। वाई? क्योंकि जो पेडल एरिया है वो हमारा कम है। आए अब हम देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को जिसको हम ठीक नहीं करेंगे कैसे ठीक कर सकते हैं, टिप्स क्या हैं इसके लिए। इसका सलूशन तलाश करने के लिए मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस रिलेशनशिप को देखें। अगर आप इस रिलेशनशिप को देखें तो ए अगर हम इंक्रीज करें एरिया ऑफ द पेडल तो पी इंक्रीज होगा, ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जैसे जैसे एरिया पैडल का बढ़ता जाएगा वी नीड मोर पावर टू रोटेट। जब P बढ़ेगा यहाँ पे तो G इज़ प्रोपोर्शनल टू P, G की वैल्यू भी बढ़ेगी। एक तरीका ये भी है। क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम रोटेशन स्पीड जो RPM है वो बढ़ा दें तब भी P की वैल्यू बढ़ेगी, और जब P की वैल्यू बढ़ेगी तो G की वैल्यू भी बढ़ेगी। बेसिकली जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में डिज़ाइन कर रहे होते हैं दैट इज़ ए हिट एंड ट्रायल। यू स्टार्ट विद सम इनिशियल वैल्यूज़ and then you check and compare against the design criteria, and then you
modify or improve your design. This is the normal procedure. आमतौर पे जो एडवाइजेबल है वो ये है, दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, या तो आप एरिया ऑफ पेडल बढ़ा लें या आरपीएम बढ़ा लें। बेहतर तरीका एरिया बढ़ाने का है। जब आप एरिया बढ़ाएंगे तो टर्बुलेंस वो ज़्यादा परवेसिव होगी, थ्रू आउट दी वॉल्यूम होगी। अगर पैडल की टिप स्पीड बढ़ा लेंगे तो वो एक जगह तो वो तेज़ होके वहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट कर देगी, लेकिन बाकी बहुत सारी जगह पे टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होगी और ओवरऑल फ्लॉकुलेशन का प्रोसेस बेहतर नहीं होगा। इसलिए अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप एरिया बढ़ाएं, और उससे भी अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप एक पैडल और ऐड कर दें। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस फिगर को अगर आप देखें तो एक पैडल इस तरफ है, एक पैडल इस तरफ है। अच्छा, अब एरिया बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि आप इस पैडल का एरिया बढ़ा दें। ऑब्वियसली लेंथ एक ख़ास हद तक आप बढ़ा सकते हैं, आप अलबत्ता इसकी ये जो पैडल की विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका शुमार नहीं किया जाता। अच्छा तरीका क्या है कि आप एक पैडल दूसरा यहाँ पे भी ऐड कर दें और एक इधर ऐड कर दें, दोनों साइडों पे दो दो पैडल्स कर दें। ये एक बेहतरीन और बेस्ट तरीका समझा जाता है, ताकि टर्बुलेंस जो है वो थ्रू आउट दी वॉल्यूम ऑफ द फ्लॉकुलेटर हो और कोई पानी ऐसा हिस्सा ना रह जाए फ्लॉकुलेटर में जिसमें टर्बुलेंस ना हो। अब एक पैडल तो किसी ख़ास हिस्से में और पोर्शन में तो टर्बुलेंस पैदा कर सकता है, लेकिन वो थ्रू आउट दी वॉल्यूम नहीं कर सकता। इसलिए एक प्रॉब्लम जो हम आगे डिटेल सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि उसमें मल्टीपल प्लैंक्स लगे हुए हैं, एक की बजाय तीन तीन लगे हुए हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आमतौर पे ऐसा ही होता है, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा ही होता है, और वो प्रॉब्लम जो डिटेल अभी हम करने वाले हैं उसका मकसद भी ये है कि आपको प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयारी करवाई जाए। ये एक स्टार्टर था जो मैंने आपके सामने अभी पेश किया। अब हम चलते हैं दोबारा प्रॉब्लम की तरफ। तीसरी चीज़ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर डिटरमिन करने के लिए कहा गया था वो डिटेंशन टाइम था। डिटेंशन टाइम जैसे कि आपके इल्म में है, V/Q, वॉल्यूम ओवर फ्लो रेट। वॉल्यूम हमें मालूम है, फ्लो रेट भी हमें मालूम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है। अब ये फ्लो रेट है मीटर क्यूब पर डे में, तो डे को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24 और आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60। इस फ्लॉकुलेटर का डिटेंशन टाइम 39 मिनट्स है। यहाँ पे हमारा ये शॉर्ट प्रॉब्लम ख़त्म हुआ। अब हम चलेंगे लॉन्ग प्रॉब्लम की तरफ, और उस प्रॉब्लम की तरफ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बिल्कुल करीब है और जो आपको हेल्प करेगा वहाँ पे फ्लॉकुलेटर का बेस्ट डिज़ाइन करने में। तो जनाब चलते हैं हम सॉल्व प्रॉब्लम कंप्रीहेंसिव की तरफ। सबसे पहले मैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ूंगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी तवील है, आपने घबराना नहीं। जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म फरमाते हैं कि घबराना नहीं, इसी तरह मैं भी आपसे यही कहूँगा कि घबराना नहीं। ये वो प्रॉब्लम है जो आपको उन तमाम स्टेप से गुजार के ले जाएगा जिसमें आप अभी थोड़ी देर बाद दाखिल होने वाले हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। मैं पढ़ने लगा हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यू आर वर्किंग इन ए कंसल्टिंग फर्म। आप एक कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहे हैं। रिसेंटली इन ईयर 2017 a client has given a project for providing water supply system to a small town to your firm। जिस फर्म में आप काम कर रहे हैं उस फर्म को एक प्रोजेक्ट मिल गया है, आपने वाटर सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन करके देना है। The underground water is present
अंडरग्राउंड वाटर मौजूद है बट इट इज़ ब्रैकिश, ये कड़वा है। Hence, water source is based on a small river flowing nearby. Therefore, in addition to design of water supply system, a water treatment plant is also needed. Surface water, they are dangerously contaminated, especially they are bacteriologically contaminated. You cannot provide raw water by taking from the river and providing to the community. वहाँ तमाम बीमारियाँ फैल जाएंगी, लिहाजा आपको एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा। स्क्रीनिंग, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, filtration and disinfection would be used for the treatment plant. The community has a population of 40,000 as per 2017 census. 2017 का सेंसस पाकिस्तान का 6th सेंसस है जो कि परफॉर्म किया गया है, और दिस इज द लेटेस्ट वन। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर एनम इज 2%। ये चीज़ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दी गई है कि सालाना आबादी में इजाफा 2% होता है। डिज़ाइन पीरियड इज़ 20 ईयर्स। ये हमने लिटरेचर से लिया। आमतौर पे ट्रीटमेंट प्लांट, चाहे वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, उनको 20 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन अगर स्टेट ओन डिज़ाइन क्राइटेरिया कोई और वैल्यू दे रहा है, लेट्स से 25 ईयर्स दे रहा है, तो फिर आप उसके पाबंद हैं। लेकिन अगर स्टेट ओन्ड क्राइटेरिया या स्टेट अनाउंस्ड क्राइटेरिया कोई वैल्यू फिक्स नहीं करता, तो इंटरनेशनली आप देख लें कि मोस्टली क्या वैल्यू अडॉप्ट की जाती है। आमतौर पे 20 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। दी पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन आफ्टर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर 2037, 20 ईयर्स डिज़ाइन पीरियड 2017। अब मैं इसको 2021 में नहीं लेके आ रहा। 2021 में क्यों नहीं लेके आ रहा? ये चीज़ें छोटी स्टेप्स आप खुद कर लेंगे जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे। आपको मकसद उस प्रोसीजर से गुजारना है जिस प्रोसीजर का जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ मैं थोड़ी चीज़ें ओमिट करूँगा जानबूझ के, जो कि ईजीली हो सकती हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। अगर 2017 की पॉपुलेशन दी गई है और 20 ईयर्स डिज़ाइन पीरियड है, तो डिज़ाइन ईयर क्या बनेगा? 2017 प्लस 20, जवाब है 2037। Therefore, the per capita water consumption after population projection for 2037 as per public health engineering design criteria comes out to be 135 liters per capita per day. एक्चुअल लाइफ में जब आप पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट कर लेंगे तो फिर आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिज़ाइन क्राइटेरिया को कंसल्ट करेंगे और देखेंगे कि पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन क्या अडॉप्ट करनी है। यूज ए हॉरिजॉन्टल शाफ्ट फ्लोकुलेटर फॉर द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आपने फ्लोकुलेटर डिज़ाइन करना है। यहाँ ये कहा गया है कि आप हॉरिजॉन्टल शाफ्ट फ्लोकुलेटर को डिज़ाइन करें। टेपर्ड फ्लोकुलेशन इज़ टू बी अडॉप्टेड फॉर द फ्लोकुलेटर। आपको पाबंद कर दिया गया है कि आपने टेपर्ड फ्लोकुलेशन को यूज़ करना है। ये कंसेप्ट हम पहले पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। टेक 3 कंपार्टमेंट्स फॉर फ्लोकुलेटर। आपको फिर पाबंद किया जा रहा है कि आपने फ्लोकुलेटर को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करना है। The value of G as determined from jar test is 70 per second for compartment 1। पहले कंपार्टमेंट में फ्लोकुलेटर के आपने 70 पर सेकेंड G की वैल्यू रखनी है, दूसरे कंपार्टमेंट में 40 पर सेकेंड रखनी है और तीसरे कंपार्टमेंट में 15 पर सेकेंड रखनी है। ये भी आपको हदायत दे दी गई है। अब आपने डिज़ाइन इसके मुताबिक करना है। The compartments are to be separated by a slotted
होल्ड बेफल्ड वॉल। एक कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से एक बेफल वॉल के ज़रिए अलहदा किया गया है और उसके अंदर सुराख हैं ताकि पानी गुजर के अगले कंपार्टमेंट में चला जाए। द स्पीड ऑफ द पैडल ब्लेड रिलेटिव टू द वाटर इज 75% ऑफ द लीनियर पैडल वेलोसिटी। ये हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। एज्यूम ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द वाटर, टेक डिटेंशन टाइम एज 30 मिनट्स। यहाँ अब बजाय डायमेंशंस देने के आपको डिटेंशन टाइम दे दिया गया है और हो सकता है ये वो डिटेंशन टाइम हो जो कि जार टेस्ट के ज़रिए मोस्ट ऑप्टिमम स्लो मिक्सिंग टाइम डिटरमिन किया गया हो। डायमेंशंस अब आपने खुद इसकी फिक्स करनी है। द एब्सोल्यूट और डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक छोटा सा फुटनोट ऐड किया है। फॉर द डिज़ाइन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम द रीडर इज रेफर्ड टू द बुक ऑफ द ऑथर टाइटल वाटर सप्लाई एंड सीवरेज थ्योरी एंड एप्लीकेशन, पब्लिश्ड बाय कुदरतुल्लाह प्रिंटर्स लाहौर। ये अल्हम्दुलिल्लाह किताब मेरे और मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं उनकी एक अदना सी काविश है, क्योंकि पाकिस्तान में 72 ईयर्स के अंदर अभी तक कोई लोकल कॉन्टेक्स्ट में वाटर सप्लाई और सीवरेज के ऊपर कोई बुक नहीं लिखी गई थी। तो हमारी कोशिश थी कि इस कमी को दूर किया जाए। ये एक अदना सी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ये किताब पब्लिश हो गई है। यूईटी ने इसकी 80 कॉपीज़ को परचेज़ किया है बुक बैंक के लिए। ये यूईटी के बुक बैंक पे मौजूद है और इसको यूईटी के अलावा नस्क में और दूसरी जगह पे एग्ज़ामिन किया जा रहा है कि आया कि इसको एज ए टेक्स्ट बुक EW स्टील की जगह अडॉप्ट कर लिया जाए, क्या ये उससे बेहतर रहेगी, वो इस चीज़ को देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें डिटरमिन क्या करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बड़ा लंबा चौड़ा है, आपने सुन लिया, देख लिया। अब करना क्या है? 7 चीज़ें आपने करनी है इसमें। नंबर 1, डिज़ाइन पॉपुलेशन को डिटरमिन करना है। नंबर 2, डिज़ाइन फ्लो फॉर दी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसको डिटरमिन करना है। नंबर 3, बेसन एंड कंपार्टमेंट की डायमेंशंस को डिटरमिन करना है। नंबर 4, पैडल व्हील डिज़ाइन करना है कि इसके जो पैडल होंगे स्लो मिक्सर के या फ्लॉकुलेटर के वो किस तरह के होने चाहिए, उनका आपने डिज़ाइन करना है। नंबर 5, पावर इनपुट रिक्वायर्ड to each compartment as per the G value fixed for each compartment। हमने हर कंपार्टमेंट के लिए अलग-अलग जो G वैल्यू फिक्स की है, क्योंकि G वैल्यू अलग-अलग है इसलिए पावर इनपुट भी अलग-अलग होगी। ऑब्वियसली जहाँ G वैल्यू ज़्यादा है वहाँ आपको ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी, वहाँ RPM ज़्यादा होंगे। जहाँ G की वैल्यू कम है वहाँ RPM कम होंगे और टर्बुलेंस कम होगी, G की वैल्यू कम होगी। नंबर 6, द रोटेशनल स्पीड ऑफ ईच हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। हर शाफ्ट की रोटेशनल स्पीड RPM के अंदर आपने डिटरमिन करनी है। और आखिरी नंबर 7, द टिप स्पीड ऑफ द ब्लेड्स इन मीटर पर सेकेंड। ब्लेड्स की टिप स्पीड क्या होगी, और वो जब टिप स्पीड हम डिटरमिन करेंगे तो फिर एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट उसको चेक करेंगे कि क्या वो उस क्राइटेरिया के अंदर आ रही है। अगर वो आ रही है वेल एंड गुड, आपका डिज़ाइन फाइनल है। और अगर वो नहीं आ रही तो फिर आपको डिज़ाइन को रिवाइज़ करना पड़ता है। और अगर आप डिज़ाइन को रिवाइज़ नहीं करेंगे तो उसके क्या मुज़मिरात हो सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ इस कम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम की। सबसे पहले तो हम निबर्द आज़मा होते हैं पॉपुलेशन से।
ये प्रोफेशनल लाइफ में आपका पहला स्टेप होता है कि आप डिज़ाइन पॉपुलेशन को डिटरमिन करें। विद द गिवन डाटा ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट फार्मूला में बी अप्लाइड। जो डाटा हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, लास्ट सेंसस का पॉपुलेशन दी गई है और ग्रोथ रेट दिया गया है। इस डाटा से हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम दूसरा अरिथमेटिक अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पुराने सेंसस का डाटा भी चाहिए, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे। हम इस प्रॉब्लम तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे और जो डाटा दिया गया है और जो फार्मूला अप्लाई हो सकता है हम उससे आगे चल पड़ेंगे। आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही करना है। With the given data, geometric growth rate formula may be used for population projection. Design period given is 20 years. Therefore, design year would be 2017 plus 20 equal to 2037. The design population for year 2037 has been calculated as under. Future population, given population multiplied by 1 plus x, which is the growth rate, raised to the power n, number of years for which the population is required. मैं इसको अब स्किप करता हूं क्योंकि ये पहले भी काफ़ी डिस्कस हो चुका है, मैं इसको दोबारा रीड आउट नहीं करूंगा। पी एफ इट इज़ इक्वल टू पी 2017 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। 2017 की पॉपुलेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 40,000, ग्रोथ रेट 2%, 2/100, नंबर ऑफ ईयर्स 2017 से 2037 तक 20, वैल्यूज पुट की, जवाब आया 59,437%। पहला स्टेप हमने यहाँ मुकम्मल किया, पॉपुलेशन को डिटरमिन किया। हमारे पास डिज़ाइन पॉपुलेशन 59,437% आ गई। पहला स्टेप मुकम्मल। अगला स्टेप डिज़ाइन फ्लो। डिज़ाइन फ्लो कैसे निकालेंगे? डिज़ाइन फ्लो इट इज़ इक्वल टू डिज़ाइन पॉपुलेशन multiplied by average per capita water consumption taken from Punjab Public Health Engineering Design Criteria। भूलना नहीं आपने। जो भी पॉपुलेशन डिज़ाइन आ गई है वहाँ आपके पास टेबल मौजूद है, आप देखेंगे कि इस पॉपुलेशन डिज़ाइन पॉपुलेशन के अगेंस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन क्या अडॉप्ट करनी है। मैंने एट रैंडम इस वक्त यहाँ अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने डिज़ाइन क्राइटेरिया को रिवर्ट करना है। अगर वो आप बुक देखेंगे जिसका अभी जिक्र आया है, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज थ्योरी एंड एप्लीकेशन, उसके अंदर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिज़ाइन क्राइटेरिया पूरा डिस्कस किया हुआ है। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो काइंडली मुझे ईमेल कर दें CR, मैं आपको जो ओरिजिनल डिज़ाइन क्राइटेरिया पब्लिक हेल्थ का है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके साथ शेयर कर लूँगा। और हो सकता है मैंने आपसे पहले भी शेयर की हो 5th सेमेस्टर में जब वाटर सप्लाई और सीवरेज पढ़ाया हो। बहरहाल आप देख लीजिएगा। पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन, ये डिज़ाइन फ्लो हमारे पास आ गया। और इसको अगर मैं क्यूबिक मीटर में करूं तो 8023 क्यूबिक मीटर पर डे। दिस इज़ द डिज़ाइन डिस्चार्ज फॉर द water treatment plant, and always remember that water treatment plants, they are always designed on average flow। ये भी एक कॉमन लेड डाउन इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट का अभी कोई डिज़ाइन क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ वाटर सप्लाई और सीवरेज से मुतल्लिक डिज़ाइन क्राइटेरिया स्टेट डिफाइंड है। ट्रीटमेंट से मुतल्लिक, वाटर ट्रीटमेंट से मुतल्लिक या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से मुतल्लिक कोई स्टेट ओन नहीं है। देयरफॉर वी यूजुअली फॉलो द इंटरनेशनली लेड डाउन डिज़ाइन क्राइटेरिया। इस बात को आपने याद रखना है और भूलना नहीं है। ये हमारा दूसरा स्टेप मुकम्मल हो गया। अब हम चलने लगे हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप क्या हमने करना है? तीसरा स्टेप है बेसन की डायमेंशंस, फ्लोकुलेटर की डायमेंशंस। और ये भी कहा गया है कि उसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करें
और हर कंपार्टमेंट में जी की वैल्यू डिफरेंट रखें, टेपर्ड फ्लोकुलेशन अडॉप्ट करें ताकि बेहतरीन रिजल्ट अचीव हो सके, मैक्सिमम रिमूवल हो सके। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कि डिटेंशन टाइम, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है। डिटेंशन टाइम इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर फ्लो रेट। Therefore, we can determine the volume of the flocculator. Detention time given, flow rate, design flow we have just determined. इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फ्लोकुलेटर का वॉल्यूम 167 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। यहाँ पे अब हमारी अपनी सवाबदीद डिज़ाइनर की आ जाती है कि वो डायमेंशंस को कैसे फिक्स करता है। Adopt a depth of 4 meter. Why? Why 4 meter? The reason is usually 4 to 4.5 meter depth is adopted. आम तौर पे डिज़ाइन क्राइटेरियाज में या आप अच्छी बुक्स में देखेंगे तो वहाँ ये सजेशन दी हुई है कि फ्लोकुलेटर्स की डेप्थ जो है वो 4 मीटर रख लें, लिहाजा एक डायमेंशन तो हमने फिक्स कर दी। जब हम एक डायमेंशन फिक्स करते हैं तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। इनिशियली द डेप्थ एंड अदर डायमेंशंस दे आर अडॉप्टेड एंड लेटर चेक्ड अगेंस्ट द गिवन क्राइटेरिया। इफ दे satisfy the criteria, design is final, else second and third trial may have to be carried out, and this must be kept in mind by all of us as design engineer। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, एक ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल, और फिर हम जब देखते हैं कि तमाम चीज़ें डिज़ाइन क्राइटेरिया का मुताबिक फिक्स हो गई हैं, वैल्यूज़ ठीक हो गई हैं, दैट बिकम्स द फाइनल डिज़ाइन। नाउ वी हैव फिक्स्ड द डेप्थ, वी कैन फाइंड आउट द एरिया, वॉल्यूम ओवर डेप्थ। एरिया कम्स आउट टू बी 41.7 मीटर स्क्वायर। As regards width and length, it is the choice of the designer and is carried out as per site and layout of different units। अब आप यहाँ अक्सर सवाल ये पूछा जाता है, लेंथ कितनी रखी जाए, विड्थ कितनी रखी जाए। ये आपकी सवाबदीद है, डिज़ाइनर की सवाबदीद है। इसके अलावा ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जो एरिया आपको दिया गया है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, आपने उस यूनिट को उसके अंदर फिट इन करना है। उसको फिट इन करने के लिए फिर आप देखते हैं कि क्या डायमेंशन रखी जाए कि तमाम चीज़ें, फ्लोकुलेटर है, सेडिमेंटेशन टैंक है, कोगुलेशन का यूनिट है, फिल्ट्रेशन का यूनिट है, डिसइंफेक्शन है, क्लियर वाटर वेल है, स्क्रीन्स हैं, इन सारी चीज़ों को आपने उसमें एडजस्ट करना होता है। आम तौर पे जो क्लाइंट है वो आपको जो एरिया देता है उसकी एक ख़ास ज्योमेट्री या डायमेंशन होती है, तो आपको उसके अंदर फिर हिट एंड ट्रायल से और मुख्तलिफ कोशिश से उन यूनिट्स को एडजस्ट करना होता है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरी मर्ज़ी का एरिया दे दो। बाज़ औक़ात ज़मीन एक्वायर करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, ख़ास तौर पे शहरों के अंदर बड़ी मुश्किल से एक्वायर की जाती है, और इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल दैट यू डिज़ाइन एंड फिक्स द डायमेंशंस in such a way that fits into the given area. For this problem, अब इस प्रॉब्लम के लिए हमने क्या करना है, अभी हमारे पास क्लाइंट ने कोई एरिया नहीं दिया, हमारे पास कोई ज्योमेट्री नहीं है, हम आगे चलते हैं और इस प्रॉब्लम के लिए हम ये एज्यूम करते हैं या एडॉप्ट करते हैं कि लेंथ और विड्थ की जो रेशो है वो 1:3 है। इसको यूज़ करते हुए हम फ्लोकुलेटर की डायमेंशंस यानी कि उसकी विड्थ और उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? एरिया इट इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। नाउ लेंथ इज 3 times the width and we multiply it with W. एरिया वी नो, अभी हम निकाल चुके हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द डेप्थ।
हमने जस्ट वैल्यूज प्लग इन की and we determine W, which comes out to be 3.7 meters. Now length is 3 times the W. Answer is 11.1 meter. दोनों डायमेंशंस आ गई, विड्थ भी आ गई, लेंथ भी आ गई। आगे चलते हैं। ड्यू टू टेपर्ड जी द बेसन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल कंपार्टमेंट्स। ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। और हर कंपार्टमेंट एक बैफल वॉल के ज़रिए दूसरे से जुदा होता है, जिसके अंदर होल्स होते हैं और उस होल से पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में आ जाता है। 11.1 को हम 3 पे डिवाइड किया, 3.7 मीटर्स ईच हैविंग ए डायमेंशन। अब हर कंपार्टमेंट की डायमेंशन क्या होगी? 3.7 मीटर्स इंटू 3.7 मीटर एज इट इज़ शोन इन द फिगर बिलो। ये एक लेंथ में फ्लोकुलेटर है, ये इसका कंपार्टमेंट 1 है, यहाँ जी की वैल्यू 70 पर सेकेंड है। ये कंपार्टमेंट 2 है, इसकी जो लेंथ है वो भी 3.7 है, इसकी विड्थ भी 3.7 है, जी की वैल्यू 40 पर सेकेंड है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट नंबर 3, जी की वैल्यू 15 पर सेकेंड, लेंथ और विड्थ 3.7 मीटर्स। पानी यहाँ से दाखिल होगा, यहाँ पैडल्स लगे होंगे हॉरिजॉन्टल शैफ्ट पे और वो पैडल घूमेंगे। जी वैल्यू 70 पर सेकेंड पे, फिर वो अगले कंपार्टमेंट में जाएंगे नई जी वैल्यू पे, और फिर सबसे कम जी वैल्यू पे थर्ड कंपार्टमेंट में जाएंगे। इसको हम कहते हैं टेपर्ड फ्लोकुलेशन। सो दिस इज फिगर 1, डायमेंशंस ऑफ फ्लोकुलेटर एंड 3 कंपार्टमेंट्स। यहाँ फ़र्क क्या है पहले प्रॉब्लम से? पहले प्रॉब्लम में डायमेंशंस दे दी गई थी, यहाँ आपको डिटेंशन टाइम दिया गया है और आपने डायमेंशंस को खुद फिक्स किया है। आप पे ये पाबंदी भी है कि टेपर्ड फ्लोकुलेशन करनी है, इसलिए आपने एक एलोंगेटेड फ्लोकुलेशन चैम्बर बनाया और उसको 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। अब ये किस तरह का होगा, मैं अगर आपको इस मौके पे फिगर दिखा दूं और फिर मैं आगे चलूं तो ये बहुत मुनासिब रहेगा, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब मैं आपको लेके चलने लगा हूं फिगर की तरफ। ये आपके सामने फिगर है, यकीनन आपको ये बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी, मुझे इसका एहसास है, लेकिन जहाँ से मैंने ये फिगर ली है उसकी क्वालिटी ऐसी थी। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये एक हॉरिजॉन्टल शैफ्ट लगी हुई है, ये वॉल ऑफ द फ्लोकुलेटर है। इस हॉरिजॉन्टल शैफ्ट पे ये पेडल्स लगे हुए हैं, हर तरफ 1 2 3 पेडल हैं, इस तरफ भी 1 2 3 पेडल हैं। अगर इसकी डायमेंशन ऐसी हो कि एक सेट ऑफ पैडल काफ़ी हो, 3 मीटर या 4 मीटर तक इसकी विड्थ हो फ्लोकुलेटर की, तो एक पैडल का सेट काफ़ी रहता है, यहाँ ये दीवार दूसरी आ जाती है। लेकिन अगर ये बहुत वाइड हो तो फिर बहुत बड़े बड़े पैडल नहीं लगाए जाते, बल्कि एक पेडेस्टल छोटा सा दे के ये शैफ्ट को भी सपोर्ट करता है और यहाँ एक और सेट ऑफ पैडल लगा दिया जाता है, इससे अच्छी फ्लोकुलेशन होती है। ये वो तस्वीर है जो आप एक्चुअली जब फ्लोकुलेटर डिज़ाइन कर रहे होंगे और पैडल फ्लोकुलेटर डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आप कोशिश करें कि इस तरह का पैटर्न रखें, क्योंकि ये बेस्ट रिज़ल्ट आपको देगा। वापस चलते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, फिगर आपने देख ली। हमने तीसरा स्टेप मुकम्मल किया था और हमने डायमेंशंस डिटरमिन की थी फ्लोकुलेटर की। अब हम चलते हैं पैडल व्हील डिज़ाइन की तरफ। अहम नुक्ता आपकी तवज्जो चाहिए। पैडल्स आर यूज्ड टू स्टायर, एजिटेट
water and create velocity gradient. वेलोसिटी ग्रेडियंट ही वो चीज़ है जो पार्टिकल्स को कांटेक्ट का मौका फराहम करती है फ्लोकुलेटर में, जो डिस्टेबलाइज हो चुके होते हैं, न्यूट्रलाइज हो चुके होते हैं कोगुलेशन की वजह से, कि वो स्टिक करके बिगर पार्टिकल बनाएं और नॉर्मल रिकमेंडेड सरफेस ओवरफ्लो रेट पे सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल हो जाए. These are mounted on a horizontal shaft rotated by a motor. The typical pedal design is shown in figure 2. अभी मैंने आपको जो फिगर दिखाई थी वो फिगर 2 थी, मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ. It consists of wooden, या तो ये जो प्लैंक्स लगे हुए आपको तीन तीन नज़र आए थे दोनों साइडों पे, या तो ये वुड के होते हैं या कोई और मटेरियल सूटेबल, प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है, पॉलीएथिलीन हो सकता है, कोई भी मटेरियल यू देयर पाओ, और एनी अदर सूटेबल मटेरियल blades mounted on either side of the shaft. There may be 3 to 4 such blades on each side of the pedal. Initially, their width may be taken as 0.15 मीटर. अच्छा, ये अब मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ, ये भी एक टिप है जो मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ फ्लोकुलेटर्स को देख के, मुख्तलिफ किताबों को पढ़ के, मुख्तलिफ साइज़ को देख के, ये एक सुजेशन है कि आप जब स्टार्ट करें तो आप इतनी विड्थ रखें. जितने ज़्यादा ब्लेड्स होंगे उतना ही थ्रू आउट दी वॉल्यूम एजिटेशन या टर्बुलेंस होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट सेट होंगे और उतने ही अच्छे रिजल्ट भी आएंगे. एंड लेंथ डिपेंड्स अपॉन दी कंपार्टमेंट साइज. अब जो उनकी लेंथ है वो विड्थ पे डिपेंड करती है फ्लोकुलेटर की, और आमतौर पे वो थोड़ी सी कम रखी जाती है, बिल्कुल उनको 7 दीवारों के जोड़ नहीं दिया जाता. आगे चल के तस्वीर से ये वाज़ेह होगा इंशाल्लाह. आगे चलते हैं. द नंबर ऑफ सच पेडल्स, या वो जो ब्लेड्स हैं, ऑल्सो डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ कंपार्टमेंट. It is preferable to have maximum span of such pedal as 3 to 3.5 meters. कोशिश करें, अभी मुझे नहीं पता कि आपने फील्ड में जब पहली बार डिज़ाइन कर रहे होंगे वहाँ फ्लोकुलेटर का क्या साइज आएगा, उसकी विड्थ कितनी होगी. फ़र्ज़ करें 15 मीटर आ जाती है, तो आप कोशिश करें कि 15 मीटर लंबा एक वो पैडल ना दें जिसका 15 मीटर लंबा ब्लेड हो. आप 3 पैडल्स दे दें जिसमें एक पैडल 3 से लेके 3.5 मीटर का हो, फिर दूसरा आप रोटेटिंग पैडल्स दे दें सेट, फिर उसी शैफ्ट हॉरिजॉन्टल शैफ्ट पे तीसरा दे दें. दिस इज़ ए बेटर अप्रोच. और उनके दरमियान पेडेस्टल्स आप सपोर्ट के लिए लगा दें. ये अच्छी फ्लोकुलेशन को रिज़ल्ट करता है. एंड दिस इज़ थ्रू एक्सपीरियंस. ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक्स से पढ़ के, आवा, अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन, या जो दूसरी बुक्स हैं उनके अंदर ये तमाम की तमाम टिप्स जो बेस्ड ऑन रिसर्च हैं और एक्सपीरियंस है दी गई हैं, जो कि मैं आपके साथ इस लेक्चर में शेयर कर रहा हूँ. इफ़ कंपार्टमेंट इज़ वाइडर से 7 मीटर, फ़र्ज़ करें कि विड्थ हमारी तो 3.7 मीटर आई, ठीक है, 3.5 मीटर का हम दे सकते हैं और एक काफ़ी है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर 7 मीटर विड्थ आ जाती है, देन 2 पैडल्स ईच ऑफ 3 मीटर स्पैन may be installed on a horizontal shaft in the compartment. मैं दोबारा आपको फिगर की तरफ ले चलता हूँ ताकि ये पूरी वजाहत हो जाए आपको. आपके सामने ये फिगर आ गई. देखें, ये एक सेट है पैडल का. फ़र्ज़ करें ये इसकी विड्थ 7 मीटर थी. ये 3 मीटर्स का एक लगाया, ये एक पेडेस्टल दिया जिस पे शैफ्ट ने रेस्ट किया, और यहाँ फिर एक आपने 3 मीटर वाइड और लगा दिया. बजाय इसके कि आप 6.5 मीटर का लंबा एक ही प्लैंक दे दें, बेहतर ये होगा कि 3 to 3.5 मीटर से आपका ये सेट जो है, रोटेटिंग सेट और पैडल, ये एक्सीड ना करे.
अगर आपकी विड्थ ज़्यादा है तो 3-3 मीटर के सेट्स लगा दें। ये एक सुजेशन है, ये एक तजर्बा है, ये एक टिप है जो अच्छी किताबों में शेयर की गई है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आपका डिज़ाइन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप करें तो आप इन टिप से मुस्तफ़ीज़ होते हुए करें और बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके डिज़ाइन किए हुए यूनिट की हो। वापस चलते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। आगे मैं रीड आउट करता हूँ। हैंस द डिज़ाइनर इज सजेस्टेड टू टेक ए डिसीजन एज पर द रिक्वायरमेंट। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जो भी रिक्वायरमेंट आपके सामने आए उसमें आपने दोबारा से नहीं कोई चीज़ ढूंढना शुरू कर देनी। ये सजेशन और टिप्स जो हैं इनको इस्तेमाल करना है। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें आएंगी ज़रूरी नहीं कि वो आप तमाम की तमाम इस कोर्स में पढ़ लें, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। हर साइट, हर कंडीशन दूसरे से मुख्तलिफ होगी, लेकिन प्रिंसिपल्स, क्राइटेरिया एंड मेजर टिप्स दे रिमेन द सेम। आपने उनको यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। Here the design flow and dimensions are such that a single pedal of 3.5 meter span would be sufficient in a compartment. अब क्योंकि टोटल विड्थ कंपार्टमेंट की 3.7 मीटर्स हमने डिटरमिन की है, तो यहाँ हम 3.5 मीटर्स का भी रख सकते हैं, और अगर मैं इसको कह दूं कि ये 3.3 मीटर्स का मैं कर दूं, या अगर मैं 3.5 मीटर्स का भी रखूं, आगे हो सकता है कि मैं इसको 3.5 मीटर ही रखूं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो इससे इस प्रॉब्लम की हद तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा फासला पेडल्स का रखें फ्लोकुलेटर की दीवार से। तो मैं इसको दोबारा 3.5 ही कर रहा हूं। वुड बी सफिशिएंट इन ए कंपार्टमेंट। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ब्लेड्स mounted on pedal should be such that it should be between 10 to 25%. ये हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑफ द वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेसन। अगर मैं यहाँ वर्टिकल ऐड कर दूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ताकि मज़ीद क्लैरिटी आ जाए। सो रेफर टू डिज़ाइन क्राइटेरिया ऑफ पैडल फ्लोकुलेटर। ये हम पहले मुकम्मल इसको एग्जामिन कर चुके हैं। टू स्मॉल एन एरिया, अगर तो एरिया बहुत छोटा है, जैसा कि हमने पहली शॉर्ट प्रॉब्लम में देखा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत ही कम आया और उस रेंज से बाहर निकल गया जिसमें कि उसको होना चाहिए। टू स्मॉल एन एरिया वुड नॉट कॉज इनफ स्टायरिंग एंड टू लार्ज एन एरिया would cause circular motion of the water instead of स्टायरिंग। वो पानी को सर्कुलर घुमाना शुरू कर देगा बजाय स्टायरिंग के, और जब तक स्टायरिंग नहीं होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट सेट नहीं होगा, फ्लोकुलेशन नहीं होगी। इस चीज़ से परहेज करना है। नीचे वाला जो लिमिट है 10%, वो इसलिए है कि इतना कम वेलोसिटी ग्रेडियंट ना हो कि फ्लोकुलेशन जो है वो ना हो सके, इनफ स्टायरिंग ना हो सके, और 25% की जो लिमिट ऊपर वाली मुकर्रर की गई है वो इसलिए मुकर्रर की गई है कि इससे ज़्यादा अगर होगा तो पानी की सर्कुलर मोशन शुरू हो जाएगी और स्टायरिंग नहीं हो पाएगी। ये है हिकमत इन दो लिमिट्स को फिक्स करने की। आपका सवाल ये होगा कि ये कहाँ से पता चला? ये ऑब्वियसली रिसर्च कंडक्ट की गई होगी और ये उससे पता चला होगा। बोथ आर अनडिजायरेबल। बहुत थोड़ा एरिया होगा, वो भी मकसद को हासिल नहीं हम कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा एरिया होगा, 25% से ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी मकसद को हल नहीं कर पाएंगे। हैंस दिस रेंज ऑफ द एरिया ऑफ द पैडल, लिहाजा आपके पैडल का एरिया इस रेंज के अंदर लाई करना चाहिए। ऑन each single pedal in one compartment consider 3 blades on each side। ये मैं फिगर से आपको अभी समझा चुका हूँ।
of the pedal having size 0.15 meters multiplied by 3.5 meter। फिगर 2 में आपको पहले भी 2 बार आपके सामने पेश की है। टोटल एरिया ऑफ ब्लेड इन कंपार्टमेंट 1 कैन बी कैलकुलेटेड। अब आ जाए हम एरिया ऑफ ब्लेड को कैलकुलेट करते हैं। D1, ये D1 क्या चीज़ है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ आउटर ब्लेड। 3 ब्लेड लगे हुए थे, सबसे जो बाहर ब्लेड था उसका जो रोटेटिंग शैफ्ट से उस ब्लेड के सेंटर का डिस्टेंस था वो 3 मीटर है। से D2, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मिडल ब्लेड। दरमियान वाले ब्लेड का शैफ्ट से जो डिस्टेंस है, शैफ्ट के सेंटर से लेके ब्लेड के सेंटर तक, ये बात आप याद रखें, भूलना नहीं इसको, ब्लेड के सेंटर तक 2 मीटर है। D3, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ इनर ब्लेड। सबसे जो अंदर ब्लेड लगा हुआ है शैफ्ट के जो करीब है, उसका शैफ्ट के सेंटर से लेके ब्लेड के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये हम खुद फिक्स कर रहे हैं। खुद फिक्स करके हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद अगर ये हमें अच्छे रिज़ल्ट देगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर ये अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगा हम इसमें माइनर चेंजेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक जो शैफ्ट है उस पर 6 ब्लेड्स लगे हुए हैं और उन 6 का एरिया क्या है। हम अब सिर्फ एक पेडल की बात कर रहे हैं, हमारा बाकी पेडल्स के एरिया से कोई ताल्लुक नहीं। ये गलती हमने पहले की थी और हमने उसको इस लेक्चर में करेक्ट कर लिया है। देखते हैं एरिया ऑफ ब्लेड्स पर शैफ्ट 0.15 मीटर इंटू 3.5 मीटर, और एक शैफ्ट पे 6 ब्लेड्स लगे हुए हैं, 3.15 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बेसन, ये किसके बराबर है? ये बराबर है उसकी जो विड्थ है, जो भी हम निकाल चुके हैं 3.7, और डेप्थ जो हमने उसकी अडॉप्ट की थी और फिक्स की थी वो 4 मीटर थी। जवाब है 14.8 मीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं कि परसेंटेज एरिया ऑफ ब्लेड्स क्या निकला। एरिया ऑफ ब्लेड्स 3.15, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय 121%। डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या कहता है? 10% से लेके 25% तक एरिया ऑफ ब्लेड क्रॉस सेक्शनल एरिया का होना चाहिए। क्या ये उसके दरमियान लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, मीनिंग देयर बाय हमारा डिज़ाइन सेटिस्फैक्ट्री है। आगे चलते हैं। 5वें नंबर पे हमने पावर इनपुट निकालनी है। पावर इनपुट के लिए हम पहले इक्वेशन देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये इक्वेशन थी G वेलोसिटी ग्रेडियंट, इट इज़ इक्वल टू पावर इन वॉट्स डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द फ्लोकुलेटर अंडर द रूट। म्यू की वैल्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है। वॉल्यूम V कंपार्टमेंट 1, 2 और 3 का ये बराबर है। वॉल्यूम जो है टोटल ये हम निकाल चुके हैं, इसको सिर्फ हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ईच जो कंपार्टमेंट है इसका वॉल्यूम 55.6 क्यूबिक मीटर डिटरमिन होगा। अब हम देखते हैं G की वैल्यूज़, G1 70, G2 40, G3 15, और ये हमने कहाँ से ली? प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है। अब हम कंपार्टमेंट 1 की बात करते हैं। यहाँ पावर रिक्वायरमेंट क्या होगी? इसी फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करें, म्यू को और वॉल्यूम को इधर ले जाएं और दोनों साइडों को स्क्वायर कर दें तो P इट इज़ इक्वल टू G स्क्वायर इंटू एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इंटू वॉल्यूम। यही मैंने यहाँ पे किया है, G स्क्वायर म्यू इंटू एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। कंपार्टमेंट 1 के लिए पावर 70 G की वैल्यू है,
म्यू की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम इस कंपार्टमेंट का हम डिटरमिन कर चुके हैं, तीनों का बराबर बराबर वॉल्यूम है क्योंकि हमने इक्वल कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है। 55.6 आंसर है 272 वाट्स। इसी तरह बाकी कंपार्टमेंट की पावर रिक्वायरमेंट निकाली जा सकती है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। कंपार्टमेंट 2 के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट निकल रही है वो है 89 वाट्स और कंपार्टमेंट 3 के लिए 30 वाट्स। देखें ये कम होती जा रही है, वाई जी की वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए पावर रिक्वायरमेंट भी कम होती जा रही है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हमने हर कंपार्टमेंट की अलहदा पावर रिक्वायरमेंट्स भी निकाल ली और हमने पांचवी रिक्वायरमेंट इस सॉल्व प्रॉब्लम की पूरी कर दी। आगे चलते हैं। छठा इशू है या छठी चीज़ जो हमें कहा गया है डिटरमिन करें, वो रोटेशनल स्पीड है। वो रोटेशनल स्पीड जो गिवन वैल्यू ऑफ जी को वहाँ पे क्रिएट करेगी। अब हम आते हैं इसकी तरफ। इसके लिए हम जो रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे वो आपके सामने है। P ये पावर है इन वॉट्स, इट इज़ इक्वल टू CD ड्रैग कोएफिशिएंट गिवन है। एरिया पेडल्स का हम डिटरमिन कर चुके हैं। रो वाटर के लिए 1000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। रिलेटिव वेलोसिटी ये हमारे सामने अभी आएगी, डिवाइडेड बाय 2। आउटर ब्लेड्स विल बी मूविंग फास्टर। ये अब ज़रा एक कुछ बारीक नुक्ता है, आपकी तवज्जो चाहिए, इस पे ज़रा गौर फरमाएं। आउटर ब्लेड will be moving faster than the middle and innermost blade on the pedal. Their center to center distances have already been defined as D1, D2 and D3. ये हम पहले स्टेप में डिटरमिन कर चुके हैं। Thus, above equation could be written as shown below. इसको हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। हर वो जो प्लैंक बना हुआ है, आउटर प्लैंक के लिए अलहदा, मिडल प्लैंक के लिए अलहदा और सबसे जो शेफ्ट के करीब प्लैंक है उसके लिए अलहदा। ईच ब्लेड would have different velocity due to its different distance from the rotating pedal shaft. The outer one would move faster as compared to the middle and inner one. Hence, we have 3 different parts of the equation. For water, take rho as 1000 kilograms per cubic meter. पावर जो है उसमें ये 3 कंपोनेंट्स अब आएंगे। क्यों आएंगे? कि हर प्लैंक की जो रिलेटिव वेलोसिटी है ड्यू टू इट्स डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेटिंग शाफ्ट इट विल बी डिफरेंट। सो CD A रो VR1 डिवाइडेड बाई 2, ये सबसे बाहर वाला जो पेडल है ये रिलेशनशिप उसके लिए है, प्लस क्योंकि पावर तो उन तीनों को घुमा रही है ना, मोटर तो एक ही है, इसलिए हमें अब इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा कि टोटल पावर क्या चाहिए इन 3 को घुमाने के लिए। प्लस CD A एरिया ऑफ पेडल, रो वाटर का मास डेंसिटी और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि इसका डिस्टेंस डिफरेंट है रोटेटिंग शाफ्ट से, रिलेटिव वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, टिप वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। और प्लस 3 ये इनर मोस्ट शाफ्ट CD A रो VR 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, आप अगर इसको गौर से ज़रा अगर आप देखें तो इसमें ड्रैग कोएफिशिएंट
ये सबके लिए एक है, और तमाम जो पेडल्स लगे हुए हैं उसका साइज और एरिया भी एक है। रो मास डेंसिटी ऑफ वाटर वो भी कॉमन है। तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं बाहर कॉमन, सी डी ए और रो को बिल्कुल निकाल सकते हैं, हैंस कैन बी टेकन एज कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचा, VR1 रेज टू द पावर 3 प्लस VR2 रेज टू द पावर 3 प्लस VR3 रेज टू द पावर 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ VR फ्रॉम आवर शॉर्ट प्रॉब्लम जो हमने अभी पहले की थी, वी गेट P पावर इट इज इक्वल टू CD A रो डिवाइडेड बाई 2, और VR1 को हम लिख सकते हैं KN पाई D1 पावर क्यूब KN पाई D2 पावर क्यूब KN पाई D3 पावर 3। अब ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको दोबारा वो जो शॉर्ट प्रॉब्लम हमने शुरू में की थी उसकी तरफ लेके जाने लगा। ये वो शॉर्ट प्रॉब्लम है आपके सामने। यहाँ हमने पैडल की जो टिप स्पीड या वेलोसिटी थी उसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था वो 2πRN था। 2πR क्या था, ये सरकमफ्रेंस है, इसको हम πd भी लिख सकते हैं। n क्या है, ये रोटेशनल स्पीड है। और जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट की तो रिलेटिव वेलोसिटी, ये आपके सामने रिलेटिव वेलोसिटी की रिलेशनशिप थी। ये जो टिप स्पीड थी उसका 0.75 था, और ये 0.75 क्या है, ये वो कांस्टेंट है जो डिटरमिन किया गया हुआ है एक्सपेरिमेंटली। यहाँ से ज़रा इसको अच्छी तरह समझ लें। मैं दोबारा जा रहा हूँ पीछे की तरफ। पैडल की टिप स्पीड क्या है, यानी कि लीनियर स्पीड क्या है, वो सरकमफ्रेंस है πd या 2πR मल्टीप्लाइड बाय रोटेशनल स्पीड। और इस पैडल टिप स्पीड से, लीनियर वेलोसिटी से जब हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी वो हमारे सामने जो आती है वो है इस लीनियर स्पीड की 0.75। ये आप जहन में रखें। और अब मैं दोबारा जाने लगा हूँ उस कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम की तरफ, और वो ख़ास पोर्शन आपको मैं समझाने लगा हूँ जिसके लिए मैं आपको पीछे लेकर यहाँ पे आया था। जी, तो हम वापस आए जहाँ से हमने छोड़ा था। आपकी तवज्जो, ये चीज़ें कुछ आगे पीछे करके लिखी हुई हैं लेकिन हैं ये वही। मैं आपकी तवज्जो इनकी तरफ दिलाने लगा। πd क्या है, ये सरकमफ्रेंस है। n क्या है, ये रोटेशनल स्पीड है पैडल की। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीनियर वेलोसिटी टिप की बनेगी, और अगर हम इसको 0.75 से एक और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी। ये हम पहली प्रॉब्लम में इसको देख चुके हैं, और वहाँ से मैं आपको एक बर्ड आई व्यू दे के वापस यहाँ पे ले आया हूँ। ये क्या चीज़ है VR, रिलेटिव वेलोसिटी? हमने एक्चुअली यहाँ इसकी वैल्यू को रखा है। अब अगर आप गौर से देखें, K की वैल्यू ये भी कांस्टेंट है 0.75, N रोटेशनल स्पीड पैडल की एक किसी कंपार्टमेंट में वो भी कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है। अलबत्ता जो ब्लेड्स लगे हुए हैं उनके डिस्टेंसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं शैफ्ट से। तो अगर मैं कहूँ कि K, N और पाई कांस्टेंट है और मैं इसको कॉमन बाहर निकाल लूँ
तो यकीनन आप मेरे से इत्तफाक करेंगे। इस स्टेप में मैंने k n पाई होल रेज टू द पावर 3 को एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल लिया है और रिमेनिंग जो चीज़ है वो d1 क्यूब है प्लस d2 क्यूब है प्लस d3 क्यूब है। अब इसको मैं रीअरेंज करने लगा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे d1 भी मालूम है, d2 भी मालूम है, d3 भी मालूम है, रो, एरिया, CD, ये तमाम की तमाम चीज़ें मुझे मालूम है, मेरे इल्म में है। मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ n। रीअरेंज करके जब मैं n की फॉर्म में लाता हूँ तो ये शक्ल मेरे सामने आती है, 2 टाइम्स p, ये 2 इधर चला जाता है, और 1 ओवर CD a रो इंटू 1 ओवर kn क्यूब इंटू 1 ओवर d1 3 प्लस d2 क्यूब प्लस d3 क्यूब। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो n अगर मैंने निकालना है तो इस तमाम को रेज टू द पावर 1/3 करना पड़ेगा और बाकी चीज़ें अंदर की वही रहेंगी। एक और चीज़ जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी अहम है, वो बताना शायद मुफीद हो, CD की वैल्यू ये कैसे डिटरमिन की जाती है, ये भी लिटरेचर से ली गई है। CD डिपेंड्स ऑन द लेंथ टू विड्थ रेशो ऑफ ब्लेड। ब्लेड जो आप यूज़ कर रहे हैं पैडल के अंदर, उसकी जो लेंथ और विड्थ की रेशो है ये उस पर डिपेंड करती है, ड्रैग कोएफिशिएंट। द वैल्यू ऑफ CD आर शोन इन टेबल 1। अगर लेंथ और विड्थ की रेशो 5 है, CD की वैल्यू 1.2, अगर 20 है 1.5, और अगर 20 से ज़्यादा है, चाहे वो जितनी भी ज़्यादा है, तो 1.9। आइए हम देखते हैं कि हमारे केस में ब्लेड लिया है उसकी लेंथ और विड्थ की रेशो क्या है और उसके मुताबिक हमें कौन सी CD की वैल्यू इस टेबल में से अडॉप्ट करनी चाहिए। लेंथ ऑफ द ब्लेड is 3.5 and width of the blade is 0.15 and this comes out to be 23.3. So since it is very close to 20, therefore we can adopt a value of 1.5 for CD. ये हमने adopt कर ली। Now power for each compartment is different. Why it is different? Because G value is different. Therefore, the above equation for n would be solved 3 times. हर कंपार्टमेंट के लिए इसको अलग-अलग हम सॉल्व करेंगे और हर कंपार्टमेंट की रोटेशनल स्पीड हम निकाल सकेंगे। 3 times giving n1 for compartment 1, n2 and n3 for compartment 2 and 3 respectively। आते हैं अब हम इस सॉल्यूशन की तरफ। CD की वैल्यू हम डिटरमिन कर चुके हैं आपके सामने इस टेबल में। K की वैल्यू मालूम है, रिलेटिव वेलोसिटी में 0.75 ऑफ द टिप वेलोसिटी होती है। D1, D2 और D3 ये फिक्स हैं। रो की वैल्यू फिक्स है, ये भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी हुई है, ये भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी हुई है, और अगर नहीं भी है तो ये हम सबको मालूम है कि पानी के लिए 1000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होती है। एरिया ऑफ पैडल 1.05 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ पैडल जो 6 पैडल लगे हुए हैं उनकी वैल्यू क्या है, 3.15 मीटर स्क्वायर। इसका 1/3 जो है एरिया वो उन 2 पैडल्स में आता है जो बाहर है, क्योंकि सबसे बाहर जो है वो 2 पैडल्स हैं, मिडल में भी 2 हैं और जो रोटेटिंग शैफ्ट है उसके करीब भी 2 हैं। अगर हमने बाहर का एरिया लेना है तो वो टोटल एरिया का 1/3 हो जाएगा। अगर हमने मिडिल का लेना है तो वो भी टोटल एरिया का 1/3 हो जाएगा।
और अगर हमने सबसे जो करीब शैफ्ट के पेडल्स हैं उनका एरिया लेना है तो वो भी 1/3 हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए मैं अभी आपको थोड़ी देर तक लेके जाने लगा हूँ फिगर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट आपको मैं बता दूं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी टेक एरिया ऑफ पेडल एज 1/3 because of 6 blades, 2 that is 1/3 of 6 are at distance d1 3 meters, rest that is 1/3 that is 2 at distance d2 middle one, and 2 innermost that is 1/3 are at distance d3 1 meter. Now solving the equation for n, we get rotational speed in each compartment. It is obvious that compartment with highest value of g would have more rotational speed. इस चीज़ को समझाने के लिए अब मैं आपको फिगर की तरफ दोबारा लेकर जाने लगा। आपके सामने फिगर आ चुकी है। इस पे शैफ्ट पे 6 पेडल हैं, 1 2 3 एक साइड पे, 1 2 3 एक साइड पे। अब इनके डिस्टेंसेस सेंटर ऑफ द प्लैंक से लेके यहाँ शैफ्ट तक बाहर वाले 2 प्लैंक्स का बराबर है, इन मिडल प्लैंक्स का बराबर है, और जो इनर मोस्ट प्लैंक है उनका बराबर है। इसलिए जब मैं एरिया लूँगा तो टोटल एरिया का 1/3 ले लूँगा, क्योंकि ये 2 हैं बराबर डिस्टेंस पे। जब मैं मिडल का लूँगा तब भी 1/3 ले लूँगा, और जब मैं इनर मोस्ट का लूँगा तब भी 1/3 एरिया मैं लूँगा। ये चीज़ फिगर के ज़रिए मुझे उम्मीद है आपको ज़्यादा समझ आई होगी। और फिर जब डिस्टेंसेस लेने की बारी आएगी तो फिर मैं दोबारा इस फिगर पे आऊँगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल उसी पॉइंट पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने छोड़ा था। अगर मैं सॉल्व करूँ n1 को, तो n1 की वैल्यू 0.09 रेवोल्यूशन पर सेकेंड RPS, और अगर रेवोल्यूशन पर मिनट में लूँ तो 5.4 रेवोल्यूशन पर मिनट आएगी। इसी तरह जब इसी इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को जब मैं कंपार्टमेंट 2 के लिए सॉल्व करूंगा तो बाकी चीज़ें तो सारी वही रहेंगी, प्लैंक्स के डिस्टेंसेस भी वही रहेंगे, के की वैल्यू भी वही रहेगी, ड्रैग कोएफिशिएंट फिक्स हो चुका है, उनका एरिया भी वही है जो फर्स्ट कंपार्टमेंट में था, रो की वैल्यू भी वही है। पी की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, वो हम ऊपर डिटरमिन कर चुके हैं, वो हम यहाँ पुट करेंगे तो सेकंड कंपार्टमेंट के लिए RPM आ जाएगा। चलता हूँ वापस वहाँ से जहाँ मैंने छोड़ा था। n2 की वैल्यू हमने डिटरमिन की 0.0622 रेवोल्यूशन पर सेकेंड या 3.7 RPM। इसी तरह थर्ड कंपार्टमेंट के लिए 2.58 RPM। आप देखें इसमें सबसे ज़्यादा RPM है, पावर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी, टर्बुलेंस सबसे ज़्यादा होगी, G वैल्यू 70 है, फिर इसकी G वैल्यू कम है, फिर उससे कम है। अब हम आते हैं इस प्रॉब्लम के 7वें पॉइंट की तरफ, टिप स्पीड ऑफ ब्लेड्स इन मीटर पर सेकेंड। अब हम इस फिगर की तरफ आ जाते हैं। आपके सामने ये फिगर, दरमियान में क्या है, शैफ्ट। ये फर्स्ट ब्लेड है इनर मोस्ट, ये सेकंड ब्लेड है मिडल वाला, और ये सबसे बाहर वाला ब्लेड है। अब जब हम इसकी टिप स्पीड निकालेंगे, tip speed means the speed of the outer tip of the pedal as shown above. It can be determined using following relationship. याद रखें टिप
इस लफ्ज़ को आपने भूलना नहीं है, इसलिए कि मैं आपको अभी जो चीज़ बताऊंगा वो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। टिप स्पीड, सरकमफ्रेंस, ये वही फॉर्मूला है जो हम पहले पाई डी इंटू एन, रोटेशन स्पीड जो अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, पाई डी आप कह लें या 2 पाई आर कह लें, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस इज डायमीटर, तो आप इसको इस्तेमाल कर लें या आप इसको इस्तेमाल कर लें, वन एंड द सेम थिंग मल्टीप्लाइड बाय द आरपीएम ऑफ द shaft। आगे चलते हैं। Here the outermost blade is 3 meters away from the center of shaft to the center of blade। ये नुक्ता अहम है, आपकी तवज्जो चाहिए, आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे अगर फोकस करेंगे। The blade is 0.15 meter wide, hence half of its width, that is 0.15 divided by 2, will have to be added to 3 meters to reach the tip। तभी टिप स्पीड आएगी ना। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ दोबारा फिगर पे जाके। आपके सामने फिगर, ये वो शैफ्ट है जिसके गिर्द ये पैडल घूम रहा है। सबसे पहला ये पैडल है, जो 3 मीटर है वो सेंटर ऑफ द पैडल से सेंटर ऑफ द शैफ्ट तक है, लेकिन जब हमने टिप स्पीड निकालनी है तो टिप उस सेंटर से ऊपर है। अगर इसकी विड्थ इस ब्लेड की 0.15 मीटर हो तो मुझे 0.15 मीटर का हाफ ऐड करना पड़ेगा, फिर मैं इसकी टिप पे पहुंचूंगा और फिर मुझे टिप स्पीड मालूम हो सकेगी। ये चीज़ उस पैराग्राफ में कही गई है। वापस चलते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हम वापस आ गए जहाँ से हमने छोड़ा था, कंपार्टमेंट 1। इसमें पाई इंटू डी, अब डी क्या होगा, 3 मीटर प्लस हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द प्लैंक, ताकि हम प्लैंक की टिप पे पहुंचे, इनटू एन, रोटेशनल स्पीड रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। तो लीनियर स्पीड क्या बनी, 0.86 मीटर पर सेकेंड कंपार्टमेंट 1 में। जो सबसे बाहर का ब्लेड है उसकी ये स्पीड है। उसके बाद हम दूसरे ब्लेड पे आते हैं। दूसरे ब्लेड का डिस्टेंस 2 मीटर है और हमने हाफ ऑफ द विड्थ उसमें ऐड किया ताकि हम उसकी टिप तक पहुँचें, और फिर उसका जो रेवोल्यूशन पर मिनट है कंपार्टमेंट 2 में, उसको हमने देखा कि वो 0.062 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। ये इसकी स्पीड निकल आई। इसी तरह हम कंपार्टमेंट 3 में गए और वहाँ हमने इनर मोस्ट को देखा कि इनर मोस्ट की जो स्पीड है वो क्या है, वो उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द प्लैंक का या सेंटर ऑफ द ब्लेड का फ्रॉम द शैफ्ट प्लस हाफ of the width into the n value of that compartment 0.043 revolution per second, और ये 0.41 मीटर पर सेकेंड निकल आई। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, आप ये मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू आपने वो ली जो कंपार्टमेंट 1 में थी, यहाँ पे आपने इनर मोस्ट को लिया जो कंपार्टमेंट 3 में था। इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे तेज़ कौन घूमेगा, बाहर का प्लैंक या ब्लेड जिसमें कि हाईएस्ट जी की वैल्यू है, और सबसे आहिस्ता कौन घूमेगा,
इनर प्लैंक जहाँ जी की वैल्यू सबसे कम है। तो हमने ये देखना है कि लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है और कम से कम क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा के लिए हम फर्स्ट कंपार्टमेंट में गए और कम से कम के लिए हम थर्ड कंपार्टमेंट में आ गए। अब हमने ये क्यों किया, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। टिप स्पीड must lie between 0.15 to 1 meter per second. Why we want to ensure it? Because tip speed higher than 1 meter per second result in breaking of formed flocks. और जब बहुत स्लो हो जाए तो वो भी अच्छी फ्लॉकुलेशन नहीं कर पाती, यानी कि 0.15 से कम हो जाए। हमने ये देखा कि हमारी जो कम से कम स्पीड थी वो भी कंपार्टमेंट 3 में जो इनर मोस्ट ब्लेड था उसकी 0.41 थी लीनियर, और जो आउटर मोस्ट ब्लेड था कंपार्टमेंट 1 में जिसकी जी वैल्यू सबसे हायर थी, सबसे तेज़ वो आरपीएम पे घूम रहा था, उसकी भी 1 से कम है। तो हमारा ये डिज़ाइन सेटिस्फैक्ट्री है, ये अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अच्छी रिमूवल देगा। ये इस टेस्ट को रन करने का मकसद था। अब मैं लेक्चर के एंड की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ मैं आपको एक होमवर्क देने लगा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन था उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जो सवाल आपसे पूछा गया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम देखते हैं वो क्या डिफरेंस क्या है। A flocculator is 30 meter long, 12.5 meter wide and 5.5 meter deep. वही फ्लॉकुलेटर जो शॉर्ट क्वेश्चन में था शुरू में जो हमने इस लेक्चर के किया। It is equipped with 12 meter long and 150 millimeter wide pedals moved by 4 horizontal shafts. वही चीज़ है, one opposite to the other. The center line of the pedal is 2 meter, वही वैल्यू है। From the shaft CD is 1.8, सेम वैल्यू। अब यहाँ क्या आपने करना है, डिफरेंस क्या है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट द रोटेशनल स्पीड ऑफ द शाफ्ट टू अचीव द वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ 30 पर सेकेंड। उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या आया था, 5.4 पर सेकेंड, जो बहुत कम था। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उसी बेसन के अंदर उन्हीं पेडल्स के साथ अगर हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट 30 लेना है, ये आपकी एक्सरसाइज के लिए है। मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप सिंगल पेडल यूज़ करें। आप दोनों साइडों पे 2 या 3 पेडल्स लगाएं, इसके रिज़ल्ट हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन आपकी एक्सरसाइज के लिए कैलकुलेट द रोटेशनल स्पीड ऑफ द शाफ्ट टू अचीव द वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ 30 पर सेकेंड। अब आपने उसको कितने आरपीएम पे घुमाएं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट 30, ऑब्वियसली जो टिपिकल रेंज है 25 से लेके 60 तक ये उसके अंदर लाई कर रहा है कि वो जो डिज़ायरेबल रेंज है उसके अंदर वो आ जाए। इसको आप सॉल्व करेंगे और मुझे एज असाइनमेंट भेजेंगे। इंशाल्लाह इसकी डेट मैं ईमेल के ज़रिए आपको अनाउंस कर दूँगा। लेक्चर नंबर 20 को मैं कंक्लूड करता हूँ और हम देखते हैं क्विकली आज हमने क्या किया, समरी कर लेते हैं। 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया, वो फ्लॉकुलेटर से मुतल्लिक थे, पैडल फ्लॉकुलेटर से। एक शॉर्ट प्रॉब्लम और एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम। कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम वो था जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होंगे तो ये वहाँ तमाम की तमाम चीज़ें आपको काम आएंगी और ये नोट्स लेके आप फ्लॉकुलेटर को, पैडल फ्लॉकुलेटर को डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो एक हमने कंप्रीहेंसिव प्रॉब्लम किया, एक आपको दी गई असाइनमेंट या होमवर्क कह लें आप। इस लेक्चर के शुरू में मैंने ये भी कहा था कि आपको कुछ मैं फिगर्स दिखाऊंगा फ्लैश मिक्सर के मुतल्लिक और रैपिड मिक्स के मुतल्लिक, और 2 वीडियोस भी शॉर्ट 1 या 2 मिनट की दिखाऊंगा। लेकिन लेक्चर की तवालत के बायस मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया है। इंशाल्लाह हम उसको लेक्चर 21 में कवर कर लेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी हमेशा हिफाजत फरमाए, कामयाबी आपका मुकद्दर हो, अल्लाह ताला दीन और दुनिया की तमाम नेमतें आपको अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।